सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की और वो जुड़ी हुई है विपक्षी एकता को लेकर। जो महासंग्राम विपक्षी एकता कोशिशों के बीच छिड़ा हुआ है उसी पर आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। और ये इसका जो नजारा है ये महाराष्ट्र में तो दिख चुका है। तो एनसीपी नेता शरद पवार अभी पटना के विपक्षी एकता सम्मेलन से लौटे ही थे, लेकिन पार्टी में, उनकी ही पार्टी में महासंग्राम छिड़ गया। पवार बनाम पवार, चाचा बनाम भतीजा की लड़ाई में एनसीपी टूट गई। तो महाविकास आघाड़ी में एमवीए में इस झटके ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर कर रख दिया। शिंदे सरकार में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री बनकर एनडीए का दामन थाम लिया। बगावत के माहिर खिलाड़ी रहे शरद पवार की पार्टी खुद बगावत की शिकार हो गई। अजित पवार का दावा है कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि सभी विधायक तो उनके साथ हैं। विपक्षी एकता की मीटिंग में शरद पवार को यूपीए कन्वीनर बनाने की चर्चा थी, लेकिन आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिना पवार की जानकारी के इतना बड़ा खेल तो मुमकिन था ही नहीं। महाविकास आघाड़ी में विपक्ष की एकता में राहुल गांधी की भूमिका स्वीकार्य थी। जाहिर है कि नेताओं का विश्वास है कि आएगा तो मोदी ही, और इन्होंने इसीलिए शायद आघाड़ी से नाता तोड़ लिया। आज महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन में लगभग 200 विधायक हो चुके हैं। तो जाहिर है कि अजित पवार की बगावत ने एनडीए को आने वाले चुनाव में अब काफी आगे कर दिया है, ऐसा लगता है। वर्षों से महाराष्ट्र सहित देश की सियासत में दमखम रखने वाले शरद पवार आज अपने अस्तित्व की लड़ाई में सड़क पर उतरे हुए हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र के कराड़ में समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी बची खुची पार्टी को ही असली एनसीपी बताया है। लेकिन चर्चा यह भी है कि महाराष्ट्र की टूट-फूट के बाद परिवारवादी पार्टियों में विघटन की चर्चा है, बहुत तेज है। बीजेपी का तो दावा है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में भी जल्द ही हो सकती है टूट-फूट। हालांकि राजनीतिक जोड़-तोड़ और सत्ता के इस खेल में अंतिम रूप से रेस कौन जीतेगा ये तय होना भी बाकी है। लेकिन पहले महाराष्ट्र की बात कि वहां उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने दावा किया कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और कार्यकर्ता तो उन्हीं के साथ हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार के सरकार में शामिल होने से उनके अनुभव का प्रदेश को फायदा होगा। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। तो अजित पवार ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर विधायक कार्यकर्ता सब उन्हीं के साथ हैं। दूसरी तरफ शरद पवार दावा कर रहे हैं कि असली एनसीपी तो उन्हीं की है। लेकिन क्या है हालात और क्या कुछ इस बीच में हो रहा है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए पहले उनको सुन लेते हैं, फिर रुख करेंगे शिशिर शेलार अपने संवाददाता का। एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा। मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे थे पहले महाराष्ट्र सरकार में 2 इंजन थे, अब 3 इंजन हो गए। शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शिशिर, चर्चा यही, अजित पवार कह रहे हैं कि ज्यादातर सारे के सारे लगभग विधायक उनके साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ हैं, और शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, एनसीपी असली एनसीपी उन्हीं की है। ये बताइए कि क्या जो जमीन पर हकीकत दिखाई पड़ रही है, जो हाल शिवसेना में उद्धव ठाकरे का हुआ था, क्या आज वही हाल दिखाई पड़ रही है कि एनसीपी में शरद पवार की होती हुई दिख रही है? शिशिर, बिल्कुल, देखिए, 1 साल पहले का जो नज़ारा हम महाराष्ट्र में देख पा रहे थे, खासतौर पर शिवसेना को लेकर, शायद अमूमन वही नज़ारा इस वक्त हम एनसीपी को देकर अब देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। एनसीपी में भी अगर देखा जाए तो जो प्रमुख कद्दावर नेता एनसीपी के थे वो इस वक्त जो है
अजित पवार के साथ है। अजित पवार इस वक्त सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में एक बड़ी फूट यहाँ पर एनसीपी दिखाई जरूर देती है। दो खेमे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा किसकी ताकत सबसे ज्यादा है, चूंकि शरद पवार ने कल ही स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार से अजित पवार अलग हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं किसी कोर्ट के झमेले में नहीं जाऊंगा, मतलब मैं कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, ये पूरी केस जो है जनता तक लेके जाऊंगा। और इसलिए जनता के बीच में आज वो है सातारा में गए थे और साथ ही साथ सातारा में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाला हूं। तो ये शरद पवार की राजनीति है। वही अजित पवार का अगर देखा जाए तो अजित पवार आज सुबह से अपने आवास पर, शासकीय आवास पर थे और वहां पर उनके सुबह से ही जो लोग थे उनका मिलने का तांता शुरू था। फिर चाहे उसमें पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर हम बात करें विधायक, सभी लोग जो है अजित पवार से मिलने उनके जो शासकीय आवास है वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद अजित पवार और बाकी जो 8 मंत्री है जिन्होंने कल ही शपथ ली थी, वो जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासकीय आवास पर पहुंचे, वहां पर मुलाकात भी हुई। अब देखना ये होगा किस प्रकार से राजनीति बदलती है, खासतौर पर एनसीपी के लिहाज से अगर देखा जाए। क्या एनसीपी में ये दो फाड़ है, तो ऐसे में कौन सा एक धड़ा जो है वो खड़ा होता है। हालांकि इस वक्त शरद पवार, जैसे हम कह रहे हैं कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर है और अगर कंपैरिजन यहाँ पे होने लगा है, कंपैरिजन जिस प्रकार से शिवसेना और एनसीपी का था, यही बात जो है कुछ ही एक साल पहले शिवसेना के साथ हुई थी और जिस प्रकार से शिवसेना बिखर चुकी थी, जिस प्रकार से बयान उनके नेताओं के सामने आ रहे थे, वो अलग है। जबकि एनसीपी के अगर रुख देखें तो एनसीपी का रुख काफी सधा हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम पिछले बार जब यही वाकया शिवसेना के साथ घटा था, तो फिर संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे के खेमे के कई सारे नेतागण हैं, उनकी जुबान हमने देखी किस प्रकार से फिसल रही थी। लेकिन अब जबकि बात अजित पवार की है, तो ऐसे में बड़े संभल के जो है एनसीपी के नेता बोल रहे हैं। स्वयं शरद पवार भी जो है काफी यहाँ पर अगर देखा जाए उनकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ ही मिनटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की स्थिति उन्होंने देखा जाए अपनी जिंदगी में कई बार देखी है और इसीलिए कुछ नया बात उनके लिए, कोई नई चीज उनके लिए नहीं है और आने वाले समय में इस चीज को संभाल लेंगे। तो ये काफी अगर देखा जाए तो सभी प्रतिक्रिया एनसीपी के, मतलब खास तौर पर शरद पवार के खेमे से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये पहला सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब एमवीए का अस्तित्व महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने देखा 1.5 साल पहले जिस प्रकार से बीजेपी एक तरफ थी, तो वही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो एक तरफ थी, महाविकास आघाड़ी में थी। लेकिन अब गणित बदल चुका है। अब एनसीपी भी जो है अमूमन अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ है और शिवसेना का एक धड़ा भी जो है बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वही महाविकास आघाड़ी काफी वीक दिखाई दे रही है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। जी शिशिर, जो चर्चा है, अब देखिए चाहे शरद पवार जितना क्लेम करें, लेकिन आप देख लें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजित पवार और तमाम इस तरह के बड़े बड़े नाम इस खेमे में आ चुके हैं। लेकिन एक चर्चा जो बात है, आपने कहा शरद पवार जी का बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था और जो महाराष्ट्र में कल हुआ है उससे ये लग रहा है कि विपक्षी एकता की जो कोशिश थी उस पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। पहले तो सिर्फ स्थान बदला था कि शिमला से बेंगलुरु में होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहां तारीखें भी बदल रही हैं, कांग्रेस अपने हाथ में कमान ले रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसने बहुत बड़ा असर डाल दिया है देश की राजनीति पर और खासतौर पर साल 2024 की राजनीति के लिए। शिशिर, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पटना में हमने जब सभा हुई थी, हमने देखा कि सभी जो विपक्षी दल वहां पर एक साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे हम अब देख रहे हैं कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के खेमे में सेंध यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर जब एनसीपी की बात करें, एनसीपी की अगर हम बात करें तो हालांकि आपने एक बात जरूर कही थी परिवारवाद की, कि क्या परिवारवादी पार्टियां इस वक्त विघटन पर है, क्या ये जो कारण हो सकता है, या फिर जिस प्रकार से अजित पवार जो है पार्टी में अगर देखा जाए उनका कद कम करने की कोशिश क्या एनसीपी के द्वारा की गई थी, क्या ये कारण है। तो ऐसे कारण अगर देखा जाए तो कई सारे हो सकते हैं और यही अगर कारण अब देखा जाए तो एप्लीकेबल हो सकते हैं उन सभी पार्टियों के लिए, स्पेशली रीजनल पार्टी के लिए, परिवारवादी पार्टियों के लिए, जो कि इस वक्त देखा जाए तो काफी वल्नरेबल है। शिवसेना में यही अमूमन हमने पैटर्न देखा था। हालांकि शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे के पुत्र थे अजित ठाकरे, वो काफी सक्रिय राजनीति आ गए थे। उनके कुछ निर्णय जो हालांकि कुछ नेताओं को पसंद नहीं थे, ये भी एक कारण अगर देखा जाए तो उसमें हो सकता है। तो इन सभी कारणों के कारण मीमांसा करें तो ये एक कारण जरूर हो सकता है। और दूसरी बात, जहां तक बात करें विपक्षी पार्टियों के इस वक्त के स्टैंड की, तो क्या उनकी अपने आपस में बनती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही अब हम देख पा रहे हैं कि एनसीपी में फूट पड़ चुकी है, तो अब ये सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और ऐसे में कांग्रेस आगे आके कह रही है कि
हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक है, तो जाहिर सी बात है सदन में जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं उनका ही नेता प्रतिपक्ष होता है, जो पार्टी विरोध में बैठती है। तो ऐसे में अब चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जितेंद्र आव्हाड को अपना जो है नेता प्रतिपक्ष का सौंपने का एक काम किया है, क्या ऐसे में कांग्रेस उससे सहमत होगी और क्या कांग्रेस ये विधानसभा अध्यक्ष के पास चैलेंज करेगी कि अगर नेता प्रतिपक्ष चुनना हो तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी विरोधी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक है। तो अगेन मैं जो कह रहा था कि जो पार्टीज खास तौर पर विपक्ष में है, महाविकास आघाड़ी, क्या उनमें समतोल रख पाएंगे कि अपने आपस में बातचीत कर पे एक सीधा रास्ता जो है वो निकाल पाएंगे, ये भी देखना होगा, ये भी बड़ा सवाल होगा इसमें। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन मैं अभी ज़रा दिखाता हूं कि इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग पार्टियों की तरफ से मिल रही हैं, इसे सुन लेते हैं। सबसे पहले जयंत पाटिल ने इस्तीफा दिया, उस जगह पे हमने जितेंद्र आव्हाड को अपॉइंट किया है और आज हमारी संख्या कितने लोग हमारे साथ है वो आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। हमें आज ऐसा लगता है कि 53 हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है असेंबली में, उसमें से 9 जन जो उस तरफ गए हैं जिनके ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन दाखिल किया है, वो छोड़ के बाकी सब लोग हमारे साथ है धीरे धीरे। लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई भी टूट जाए या छोड़कर चले गए, फिर भी महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का, और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो मतलब अजीत पवार जी ने तय किया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है, और अजीत पवार जी ने महाबंड किया है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है, चूंकि बिहार में कुर्नी का जो उपचुनाव हुआ या गोपालगंज का जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जो हार हुई जनता दल यू आरजेडी की, या मोकामा के बाई इलेक्शन में 64,000 वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो इस स्थिति में लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी की बढ़ती भी लोकप्रियता, और लोगों ने 2014 देखा है कि जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीट पर सिमट गए, और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लव कुश जिसको कहते अति पिछड़ा, वो पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी की ओर जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भगदड़ की स्थिति जनता दल यू के अंदर पैदा हो रही है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं, मैं शिशिर का एक बार फिर से रुख करता हूं। शिशिर, जिस तरह से कि शायराना अंदाज में कह रहे थे रामदास अठावले, हमेशा वो तुकबंदी करते हैं, शरद पवार को लगा धक्का, अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो दोनों गुट अपने अपने तरफ में ज्यादातर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शरद पवार गुट का कहना है कि 9 माइनस कर दें, जो मंत्री बने हैं तो हमारी तरफ हैं, और अजीत पवार करें नहीं, सब लगभग हमारे साथ हैं। क्या कुछ वहां दिखाई पड़ रहा है एनसीपी में, किसका दावा ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अब जो गेंद है विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि जिस प्रकार से कल जब अजीत पवार और उनके साथ जो बाकी नेतागण थे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके बाद कल देर रात जो है एनसीपी की एक बैठक हुई। उस बैठक में फैसला लिया गया कि जो नेतागण इस वक्त केंद्र में जो राज्य में शामिल है, राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनको निष्कासित किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन ये कहते वक्त उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विधायक उनके साथ है वो अगर चाहे तो वह पार्टी में आ सकते हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। तो ये स्पष्ट बात है कि जो आंकड़ों का गेम है वो साधने का प्रयास जो है शरद पवार खेमा भी कर रहा है, तो वही दूसरे अजित पवार भी कर रहा है। लेकिन आंकड़े किसके पास इस वक्त कितने हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। किसी ने भी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा कि हमारे पास जो है इतने आंकड़े, ये लिस्ट है वो जारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, ये प्रयास हो सकता है जिस प्रकार से हमने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।